हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स डिस्कस। आज हम आप सभी के लिए क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का जो आपका इतिहास बुक चल रहा है उसका वर्कशीट नंबर 36 लेकर आए हैं। और यह वर्कशीट 26 सितंबर 2020 के लिए हैं। तो आइए, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, आज भी वही चैप्टर कंटिन्यू हो रहा है। तो राष्ट्रवाद का उदय मैं फिर बताना चाहता हूँ, राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्रवाद कम्युनिटी, किसी सोसाइटी और अपने देश के प्रति प्रेम और अपने देश के प्रति श्रद्धा, निष्ठा और भावना, जो एक सकारात्मक विचार हो, सकारात्मक राष्ट्रवाद हो, देश हित के लिए हो, ठीक है, देश की अच्छाई के लिए आप सोचते, वो राष्ट्रवाद होता है। यानी राष्ट्र से प्रेम करना राष्ट्रवाद होता है, ठीक है। तो आइए राज्य की दृश्य कल्पना करते हैं। तो दोस्तों कल मैं यानी कि कल संडे है और कल मैं लाइव आने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग 10 बजे यानी संडे को 27 तारीख को 10 बजे आप लोग लाइव जुड़िए। तो 27 तारीख को 10 बजे लाइव आ रहा हूँ और आप लोग अपने अपने डाउट को पूछेंगे और मैं उन सभी डाउट सवालों का जवाब दूंगा, ठीक है। तो आप लोग 10 बजे याद रखिएगा, 27 सितंबर को संडे है, 10 बजे लाइव आ रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोग आएंगे और ज्वाइन करेंगे। तो चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में कलाकारों ने राष्ट्र को कुछ यूं चित्रित किया। यानी कलाकार आप समझ सकते हैं, कलाकारों ने राष्ट्र को कुछ यूं चित्रित किया। कैसे? जैसे कोई व्यक्ति हो, राष्ट्र के नारी वेश में प्रस्तुत किया जाता कि राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए जिस नारी रूप से को चुना गया वह असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी। यह तो राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास था। यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई और फ्रांस से उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मारियाना दिया गया। नारी की छवि यानी कि महिलाएं जो है ना, विमेन जो है ना, जिसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया और इस प्रकार जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गया। अर्थात ये जो यूरोप में राष्ट्रवाद का जो कथन था दोस्तों, यूरोप में जो राष्ट्रवाद जिस तरह से फैला, और तब जब 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई, तब का जो यूरोप में राष्ट्रवाद का मेन जन्म माना जाता है, स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है। उसमें महिलाओं की भी जो है ना, महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की कोशिश की और लिया, और महिलाओं ने अपना योगदान दिया। क्योंकि राष्ट्रवाद अर्थात राष्ट्र के प्रति प्रेम, आप राष्ट्र को कितना जानते हैं, क्योंकि अगर आप राष्ट्र के प्रति प्रेम श्रद्धा अगर करेंगे तो आप डेफिनेटली आप एक राष्ट्र में आपकी जो एक व्यक्तित्व है वो एक काम आ रहा है, ठीक है। तो उसी प्रकार, क्योंकि आप देखिए इंडिया, अगर इंडिया की बात करें तो गुलामी से पहले इंडिया में क्या था, बहुत सारे जो मतलब अंग्रेज वगैरह आए थे तो लोगों को शोषण कर रहे थे। तो उस समय हमारे देश में कोई राष्ट्रवाद ऐसा नहीं था। राष्ट्रवाद नाम की चीज हमारे देश में भी जो है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। जो राष्ट्रवाद अर्थात हम जब आप राष्ट्र से प्रेम करने लगते तो हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, राष्ट्र को काफ़ी मतलब महत्व दे रहे हैं और अपने देश को आगे ले जाने की सोच रहे हैं, ठीक है। तो हर एक व्यक्ति राष्ट्र के लिए एक अमूल्य संपदा है, बहुमूल्य संपदा है, ठीक है। हर एक व्यक्ति, एक स्टूडेंट है तो आप भी एक राष्ट्र के लिए, राष्ट्र हित के लिए बहुत अमूल्य संपदा है, आप राष्ट्र के लिए हैं। अब देखिए यहाँ फ्रैंकफर्ट संसद क्या था। फ्रैंकफर्ट संसद यानी पार्लियामेंट, ठीक है। फ्रैंकफर्ट संसद जर्मन इलाके में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान किया और 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधि ने एक सर्च सजे जुलूस में जमा कर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई और उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था, अर्थात संसद के अधीन, संसद के अंदर में रह के काम करना था। जब प्रतिनिधियों ने पर्सा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की तो उसने उसे अस्वीकार कर दिया। फ्रेडरिक विल्हेम ने तो उसने इनकार कर दिया।
सॉरी दोस्तों, और उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। जहां कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया था, वहीं संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया था। संसद के मध्य में वर्गों का प्रभाव अधिक था, जिन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांगों का विरोध किया, जिससे वे उनका समर्थन खो बैठे। अंत में सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली भंग होने पर मजबूर हो गई। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं का क्या योगदान है। महिलाएं भी राष्ट्रवाद के उदय में पीछे नहीं है पुरुषों की तुलना में। क्योंकि महिलाएं क्या करती थी, इसमें तो बहुत ही मतलब पहले ये देख लेते, राजनीतिक संगठन का निर्माण करते थे। समाचार पत्र, राजनीतिक संगठन अर्थात जो है ना पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह जो ये बनाती थी, छोटे छोटे दल बनाते थे देश हित के लिए। समाचार पत्रों का प्रकाशन करती थी। समाचार पत्रों का प्रकाशन रेगुलर बेसिस पे, मतलब वो देश के अंदर जो चल रही जो मतलब बुराइयां हैं और देश के अंदर जो स्थिति है सकारात्मक, उसका क्या स्टेप लेना चाहिए, वो स्टेप को वो क्या करती थी, मैगजीन में लिख करके लोगों तक जन संवाद के थ्रू जनसंपर्क करती थी और मताधिकार प्राप्ति हेतु संघर्ष कर रही थी। वो भी महिलाएं भी चाहती थी जो हमें वोट का अधिकार मिले और राजनीतिक बैठकों तथा प्रदर्शनों में हिस्सा लेना चाहती थी। अब देखिए प्रतीक चिन्हों का क्या अर्थ है, ये आपको समझना जरूरी है। प्रतीक चिन्हों का क्या, टूटी हुई बेरिया क्या आजादी मिलने का है। बाज छाप वाला कवच जर्मन समुदाय की प्रतीक शक्ति है। बलूत पंक्तियों का मुकुट वीरता है। तलवार का मुकाबले की तैयारी है। तलवार पर लिपटी जैतून की डाली शांति की चाह है। काला, लाल और सुनहरा तिरंगा उदारवादी राष्ट्रवादी का झंडा और उगते सूर्य की किरण एक नए युग की शुरुआत है। ये आपको क्वेश्चन आंसर में भी मिल जाएगा। राष्ट्रवाद के उदय में दृश्य रूपों के योगदान पर चर्चा कीजिए। तो आइए इसे एक एक करके क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ देख पा रहे हैं आप, राष्ट्रवाद के उदय में सभी लोगों ने मिलकर नारी की छवि को राष्ट्र का रूपक बनाया। फ्रांस में मारियाना लोकप्रिय ईसाई नाम जिसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया। इसी प्रकार जर्मेनिया जर्मन के राष्ट्र रूपक थी और कई राष्ट्रों में राष्ट्र रूपकों को माता तथा देवी के रूप में दिखाया गया, जिससे लोगों में राष्ट्रों के प्रति प्रेम तथा भक्ति की भावना जागृत हो सका। अब प्रश्न सेकंड है, जो राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं के योगदान पर चर्चा कीजिए। राष्ट्रवाद का उदय अर्थात राष्ट्रवाद का जब विचारधारा जब यूरोप में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जब चला तो उसमें महिलाओं का क्या क्या योगदान रहा, ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ना है। तो राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और राजनीतिक संगठन का निर्माण अर्थात महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन को स्थापित किया और समाचार पत्रों का प्रकाशन अर्थात महिलाओं ने राष्ट्र के प्रति लिखकर समाचार पत्रों के माध्यम से फैलाया राष्ट्रवाद की भावना। और मताधिकार प्राप्ति हेतु संघर्ष, महिलाओं ने अत्यधिक संघर्ष के लिए, वोट के अधिकार के लिए ये संघर्ष किए। और उसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, राजनीतिक बैठकों तथा प्रदर्शनों में हिस्सा लेना चाहते थे महिलाएं और ली भी मैक्सिमम। तो और ये महिलाएं क्या करती थी उस समय, अपने जो बुक है, जैसे अपने जो लिटरेचर की बुक है, जैसे नॉवेल है, जैसे मतलब साहित्य, वो क्या कहते हैं सामाजिक की बुक है, इन सब बुक में उन्होंने अपनी भावनाओं को, राष्ट्र के प्रति जो विचार था उनको लिख करके इन्होंने क्या किया, काफी प्रेरित किया लोगों को, ठीक है। तो इनका बहुत बड़ा योगदान था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फ्रैंकफर्ट संसद के महत्व पर प्रकाश डालिए। फ्रैंकफर्ट संसद, तो फ्रैंकफर्ट संसद यानी पार्लियामेंट होता है, को राष्ट्रवाद के आंदोलन का केंद्र बिंदु माना जाता है, जहां जर्मनी में मध्य वर्ग के लोग मिलकर एकल असेंबली को वोट दिए और 18 मई 1818 को 831 चुने हुए प्रतिनिधि का जुलूस सेंट पॉल के चर्च में आयोजित फ्रैंकफर्ट संसद या पार्लियामेंट की ओर चल पड़े और
इस पार्लियामेंट में जर्मन राष्ट्र का संविधान और उस संविधान के अनुसार पर्सिया के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को जर्मनी का शासन सौंपने की पेशकश की गई, परंतु उसने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और उस चुनी हुई सांसद का विरोध करने के लिए अलग अलग राजाओं के साथ हो गए। अब क्वेश्चन नंबर आप 4 देख सकते हैं। 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विभिन्न प्रतीकों चिन्हों के महत्व के बारे में लिखिए। तो आपका यहाँ ये रहा क्वेश्चन, विभिन्न प्रतीकों चिन्हों के महत्व के बारे में आपको यहाँ लिखना है। देखिए ये रहा आपका आंसर। देखिए टूटी हुई बेरिया 4th क्वेश्चन का उत्तर है। टूटी हुई बेरिया आजादी मिलने का प्रतीक है और उसका महत्व है। बाज छाप वाला कवच जर्मन समुदाय की प्रतीक शक्ति है और बलूत पतियों का मुकुट वीरता है। तलवार क्या होता है, मुकाबले की तैयारी। तलवार पर लिपटी जैतून की डाली क्या होता है, शांति की चाह। और काला, लाल और सुनहरा तिरंगा क्या होता है, उदारवादी राष्ट्रवादी का झंडा। और उगते सूरज की किरण एक नए युग की शुरुआत। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। ओके फ्रेंड्स, तो संडे को 10 बजे, संडे को 27 तारीख को 10 बजे आप याद रखेंगे लाइव आ रहा हूँ। आप अपने डाउट पूछेंगे, लाइव क्लास तो नहीं, लाइव डाउट, आप डाउट पूछेंगे ताकि इसी सब के रिगार्डिंग आपको इससे बात की जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।